हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आज आप जान रहे हैं, आज हम क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आज विद्युत धारा एवं परिपथ चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चे? सारे बच्चों को क्लियर होगा। आज हम क्लास 10th की कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड विद्युत धारा एवं परिपथ का आज ये हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1 है। क्या है बच्चों? आज ये हमारा क्या है? लेक्चर नंबर 1 है। सारे बच्चों को क्लियर है? तो आज हम विद्युत धारा से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सारी चीजों को समझेंगे और पूरा का पूरा बेसिक लेवल से समझेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? क्या मैंने बोला? आज ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हम विद्युत धारा जो चैप्टर है, इस विद्युत धारा जो चैप्टर है इसको पूरे बेसिक से समझेंगे, पूरे जीरो लेवल से समझेंगे। क्लियर है? चलिए आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये जो सेकंड पेज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोग जो इस अध्याय में जिस जिस टॉपिक को कवर करेंगे, क्या करेंगे? जिस जिस टॉपिक को कवर करेंगे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हो। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि विद्युत धारा किसे कहेंगे। क्या मैंने बोला? विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विद्युत परिपथ के घटक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में विद्युत विभव एवं विभवांतर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा धारा, प्रतिरोध व चालकता। उसके बाद रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। और ये जो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, इसमें दो टाइप का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। सब बच्चों क्लियर है? उसके बाद हम क्लियर करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा विद्युत शक्ति। उसके बाद रहेगा सेकंड लास्ट घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ का मतलब है कि हम लोग अपने घरों में किस प्रकार से, है ना, विद्युत उपकरणों को यूज करते हैं, किस प्रकार से हमारे घर में वायरिंग होता है ना, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या रहेगा? विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां। क्लियर है? मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन होता है तो जैसे कुछ कंपोनेंट, कोई सामान हमारा खराब हो जाता है तो वो आकर के क्या करता है? विद्युत प्रयोग की जाने वाली जो सामानों को क्या करता है? ठीक करता है। तो ठीक करते समय किन किन बातों का सावधानी रखना चाहिए, ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा। क्लियर है? उम्मीद है सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसा कि यहां पर मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या क्लियर करेंगे? विद्युत धारा। लेकिन ये जो विद्युत धारा जो टॉपिक लिखा हुआ पहले, ये इतने आसानी से नहीं आएगा। विद्युत धारा पढ़ने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको हमको क्या करना रहेगा बच्चों? क्लियर करना रहेगा। क्लियर है? क्या करना रहेगा? क्लियर करना होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। ठीक है? आइए देखिए अगले पेज में लड़की क्या बोल रही है, इस अध्याय का हमारे दैनिक जीवन से कोई संबंध है क्या? जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी आप लोग पढ़ते हो साइंस वगैरह से, या तो गणित में पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, तो आप लोग को लगता है ना कि हमारा इससे क्या काम है, क्या फायदा है, और डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है। सभी लोग बोलते हो, जैसे कि कोई कुछ काम करने के लिए बोलता है तो आप लोग क्या बोलते हो? हमारा क्या फायदा है। बातें आ रही सारे बच्चों को समझ में? हमारा क्या फायदा है। ठीक उसी प्रकार से ये लड़की क्या बोल रही है कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? सारे बच्चों को याद हो गया होगा। क्या है बच्चों? ये चैप्टर का नाम विद्युत धारा एवं परिपथ। क्या है? विद्युत धारा एवं परिपथ। तो ये जो चैप्टर है हमारा विद्युत धारा और परिपथ, क्या हमारे दैनिक जीवन से कोई संबंध है? दैनिक जीवन से संबंध का अर्थ है हम लोग पर डे पर हम एक एक दिन जैसे भी करके हम लोग व्यतीत करते हैं, तो क्या डेली लाइफ में इस चैप्टर का यूज है? कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है क्या जिससे हमारे डेली लाइफ में कुछ यूज है? या तो ऐसा है क्या कि जो विद्युत धारा है इसके बिना हम नहीं रह सकते? उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आपको पता होगा कि विद्युत के बिना हम लोग रह नहीं सकते। आ रही ना बात समझ में? लाइट पंखे के बिना नहीं रह सकते। तो यही कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करेंगे। क्या ये लड़की बोल रही है इस अध्याय का हमारे दैनिक जीवन में कोई संबंध है या नहीं, कोई उपयोग है कि नहीं है? तो देखो ये जो बगल में लड़का खड़ा है ये क्या बोल रहा है? हाँ बोल रहा है। इसका आंसर क्या है? हाँ। मतलब ये जो चैप्टर है इसका हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत से बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत से बहुत ज्यादा उपयोग भी है और बहुत ज्यादा संबंध रखता है हमारे दैनिक जीवन से। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर जो चित्र दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, आपको पता है क्या है? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बल्ब बोलते हो, विद्युत बल्ब बोलते हो। अब मेरे को बताओ हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बल्ब का यूज है कि नहीं है? अभी देखो ऑफलाइन वाले मेरे को डायरेक्ट देख रहे हो और जो ऑनलाइन वाले डायरेक्ट देख रहे हो कैमरे से। अगर यहाँ पर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो क्या मेरे को देख पाओगे क्या? अगर मैं बल्ब को ऑफ कर दूं देख पाओगे क्या? नहीं। तो ये जो बल्ब है हमारे डेली लाइफ से संबंध है। क्लियर है? इस बल्ब के बिना हम लोग रह नहीं सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा है बल्ब का जलना। तो बल्ब जलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको पता है? विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है।
किसकी जरूरत पड़ती है? विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अभी आगे देखिए, फटाफट देखते जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे सामने। अब क्या है देखिए, ये आपका टेबल फैन है ना, टेबल फैन बोलो या तो सीलिंग फैन बोलो, ऊपर वाला कोई सा भी फैन लो। ये जो पंखा है, पंखा चलाने के लिए भी क्या चाहिए आपको? विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। वही तो चैप्टर का हेडिंग है, विद्युत धारा एवं परिपथ। इस पंखे को भी चलाने के लिए, ऑन करने के लिए, देखो पंखे का घूमना मतलब इसमें तीन पंखुड़ी लगा है, ये घूमता है तब हमको ठंडा हवा आता है। तो इसको घुमाने के लिए, पंखे को घुमाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? हमको विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। यही तो है चैप्टर का नाम। लेकिन ये जो लड़का जो उंगली कर रहा है ना, ये काम करोगे ना तो उंगली कट जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो ऐसा काम नहीं करना है, यही सावधानी रखना है। बातें आ गई मेरी, सबको समझ में है? तो ये है, तो पंखे को घुमाने के लिए भी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस वाले पेज में, यहां पर ये किसका डायग्राम देख रहे हो आप लोग? ये कंप्यूटर है। जनरली क्या है, कंप्यूटर आपको पता है, अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना होगा, कंप्यूटर चलाना होगा, अगर लाइट नहीं होगा, लाइट मींस इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा नहीं होगा, तो क्या विद्युत धारा के बिना ये ऑन होगा? क्या नहीं होगा। तो कंप्यूटर का ऑन होना, ये ऑन कब होता है? जब इसको क्या मिलता है? विद्युत धारा, बिजली मिलता है। बातें आ गई सबको समझ में? तो इसके बिना भी आजकल का जीवन पॉसिबल है क्या? कुछ ना कुछ काम के लिए हमको कंप्यूटर की आवश्यकता होती ही है। क्लियर है? यही हमारा डेली लाइफ में यूज है ना। और आप लोग सारे बच्चे लोग समझ रहे होंगे, खासकर आप लोग अपने घर में लेडीज लोग को देखते होंगे, गर्ल्स लोगों को देखते होंगे, तो क्या होता है, वो लोग जब नहाते आते हैं या उनका बाल क्या हो जाता है, भीग जाता है, तो जनरली उनका बाल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है ना। तो बहुत ज्यादा होता तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा होता है तो आसानी से बहुत जल्दी सूख नहीं पाता। आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? क्या मैंने बोला? जल्दी से सूख नहीं पाता। तो जल्दी से सुखाने के लिए क्या करने के लिए? जल्दी से सुखाने के लिए। और मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर वो बाल को जल्दी ना सुखाया जाए तो क्या होगा? बाल बदबू मारेगा, थोड़ा सा स्मेल आएगा कि नहीं आएगा? स्मेल आएगा ना। तो जल्दी से क्या करना पड़ता है, उसको हमको सुखाना पड़ता है। आ गई बातें सबको समझ में? तो उसको सुखाने के लिए गर्ल्स लोग क्या का यूज करते हैं? हेयर ड्रायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हेयर ड्रायर। और हेयर ड्रायर को चलाने के लिए, हेयर ड्रायर से बाल को सुखाने के लिए किसकी आवश्यकता है? मतलब हेयर ड्रायर को ऑन करने के लिए हमको विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? ये भी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल था। और आगे देखिए, ये तो सब लोग जान रहे होंगे आप लोग, फोन, मोबाइल। मोबाइल का जब बैटरी डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तब उसको क्या करना पड़ता है? क्या बोलते हैं आप लोग? सर चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज। तो चार्ज करने के लिए देखो इस प्रकार से चार्जर से एक केबल, एक वायर जाता है अंदर में। तो अब मेरे को बताओ, ये यहाँ पर देखो बैटरी शो कर रहा है, मतलब ये क्या हो चुका है? ऑन हो चुका है, चार्ज हो रहा है ये। और लगभग कितना % हो चुका है? 75% के आसपास हो चुका है चार्जिंग, है ना। तो ये चार्ज हो रहा है, मतलब क्या समझ रहे हो? फोन का ऑन होना। फोन का ऑन होने के लिए भी फोन को क्या चाहिए? विद्युत धारा चाहिए। देखो सबसे पहले ये मैं बता दे रहा हूं, फोन को जब चार्ज में लगाओगे तो विद्युत धारा तो चाहिए, लेकिन जब फोन चार्ज हो जाता है तब भी उस फोन के अंदर में क्या रहता है? आप लोगों को पता है, बैटरी होता है। अब बैटरी के अंदर में क्या रहता है? विद्युत होता है, विद्युत धारा। तो वो विद्युत धारा किसको देता है? फोन को देता है, जिससे डिस्प्ले ऑन हो जाता है। बातें आ गए सबको समझ में? तो यही हमारा कुछ डेली लाइफ से कुछ रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल है ना, विद्युत धारा। और आप लोग देख रहे होंगे अभी ये क्या कर रहा है लड़का? गर्मी का दिन है, क्या मैंने बोला? गर्मी का दिन है, पसीना से भीग गया है, तो क्या करेगा? ये क्या ऑन करके बैठा है? एसी ऑन करके बैठा है। तो अब मेरे को बताओ, देखो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना उसके मुंह पे। तो अब मेरे को बताओ, एसी ऑन करने के लिए क्या चाहिए? विद्युत धारा चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी। बिना विद्युत धारा के एसी ऑन होगा क्या? काम नहीं करेगा, ठंडी हवा नहीं देगा। मतलब इसको भी ऑन करने के लिए, एसी का ऑन होना, इसको भी ऑन करने के लिए हमको क्या चाहिए? विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। क्लियर है? यही विद्युत धारा आपका चैप्टर का नाम है, मेन बेसिक। अब आपको पता है ये क्या है? रिमोट है। अब ये आपका किसी का भी रिमोट हो सकता है, टीवी का रिमोट हो सकता है, एसी का रिमोट हो सकता है, किसी भी चीज का रिमोट हो सकता है। तो अब देखो, रिमोट चलाने के लिए, रिमोट को चलाने के लिए, है ना, ऑन ऑफ करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? इसमें भी आप लोगों को पता है, इसके पीछे साइड में सेल लगता है। क्या लगता है? छोटा छोटा सेल लगता है, पेंसिल सेल लगता है। उस सेल में भी क्या होता है? विद्युत धारा होता है। अगर सेल खत्म हो जाए, सेल खत्म हो जाए मतलब विद्युत धारा उसमें पूरा खत्म हो जाए, विद्युत धारा नहीं देगा, या मैं बोलूं सेल को मैं यदि निकाल देता हूं, क्या करता हूं इससे? मैं सेल को निकाल देता हूं, तो ये रिमोट काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल विद्युत धारा के बिना काम नहीं करता। और आपको पता है आजकल हर चीजों को आजकल जनरली रिमोट बन चुका है, हर एक सामान का। क्लियर है? तो ये हमारा डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल था। ये आप लोग जान रहे होंगे, आजकल के बच्चे जनरली इसको लगा के घूमते रहते हैं कान में। क्या बोलते हैं इसको? एयरडॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयरडॉप्स। तो अब इसको सुनो, एयरडॉप्स में गाने सुनने के लिए, अब देखो इसको कान में लगाते हो, इसमें गाना सुनने के लिए इसके अंदर में बैटरी लगा रहता है, जिससे वो जो आपका जो चार्जर होता है, इसके अंदर में लगे बैटरी को क्या करता है? चार्ज करता है। जब ये चार्ज हो जाता है तब तो आप लोग सुनते हो ना गाने।
और इसके यहां पर भी अंदर में भी बैटरी लगा होता है। क्या लगा होता है? बैटरी लगा होता है। तो बैटरी और क्या देगा? विद्युत धारा देगा। इसको विद्युत धारा देगा तो आपको क्या सुनाई पड़ता है? गाना सुनाई पड़ता है। बातें आ गई सारे बच्चों को समझ में? तो देखो यहां पर भी ये तो खासकर आप लोगों का बहुत जरूरी का चीज होगा आजकल के बच्चों का, ठीक है? तो ये भी किसके बिना अधूरा है? विद्युत धारा के बिना अधूरा है। तो अब मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही, ये चैप्टर का नॉलेज लेना, इस चैप्टर का ज्ञान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेली लाइफ से हम लोग गुजर रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पर क्या स्मार्ट वॉच जो होता है, स्मार्ट वॉच में क्या होता है? एक डिस्प्ले लगा रहता है, टच वाला। क्या लगा रहता है? डिस्प्ले। तो इसको चलाने के लिए भी इसके पीछे साइड में क्या लगा रहता है? घड़ी के पीछे साइड में, स्मार्ट वॉच के पीछे में क्या लगा रहता है? एक बैटरी लगा रहता है, जिससे वो क्या करता है? विद्युत धारा को लगातार क्या करते रहता है? सप्लाई करते रहता है, जिससे कि ये क्या होता है? ये डिस्प्ले जलता है। जलता है मतलब ऑन होता है। क्लियर है? तो यहाँ लिखा है स्मार्ट वॉच का स्मार्ट वॉच ऑन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमको विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। क्लियर है? देख लीजिए, ठीक है? अब आपके सामने और एक है, फोटोकॉपी आप लोग करते होंगे या प्रिंट आउट निकालते होंगे। तो फोटोकॉपी बोलूं या प्रिंट आउट बोलूं, अगर आपको निकलवाना है तो अगर लाइट ऑफ है मतलब विद्युत धारा आपके पास नहीं है, तो क्या जेरोक्स या प्रिंट आउट निकाल पाओगे आप लोग? नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रिंटर मशीन ऑन करने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? हमको विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। क्लियर है? जो चैप्टर का बेसिक नाम है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा मेरी बातें? और आपको पता है जैसे कि ये बहुत सारा जो कंपोनेंट हम लोग ऑन करते हैं, मशीन ऑन करते हैं, लेकिन अब देखो आपको जब तक जेरोक्स निकालना है तब क्या करोगे? इसको विद्युत धारा दोगे। अब आपका जेरोक्स का काम, प्रिंट आउट का काम खत्म हो गया है, तो जबरदस्ती थोड़ी इसको विद्युत धारा देते रहोगे। तो विद्युत धारा को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा ना। और रोकने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? हम लोग बटन का यूज करते हैं, जिसको स्विच भी बोलते हो आप लोग। क्लियर? ये बटन को ऑन ऑफ करते हैं। अभी ये बटन क्या है? ऑन है। ऊपर का इधर प्रेस कर देने से क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, स्विच की सहायता से, स्विच मतलब यही बटन है, स्विच की सहायता से विद्युतीय उपकरणों को क्या किया जाता है? ऑन ऑफ किया जाता है। अगर जरूरत है तो ऑन कर देंगे और जरूरत नहीं है तो ऑफ कर देंगे बटन को। क्लियर है? तो ऑन कर देंगे तो विद्युत धारा का सप्लाई होगा और ऑफ कर देंगे तो विद्युत धारा का सप्लाई बंद हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक जो मैंने आपको बताया आप लोग अपने घर में, आप लोग अपने डेली लाइफ में इसका यूज बहुत ज्यादा करते होंगे। और बहुत ज्यादा क्या बोले, एक दिन में 10-10 बार करते होंगे इनमें से किसी ना किसी चीज का। जो बटन बोल रहा हूं, बटन को तो दिन में 50 बार ऑन ऑफ करते होंगे आप लोग। बातें आ गई सबको समझ में? चलिए, तो यही था हमारे कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड डेली लाइफ में हमारा क्या क्या इस्तेमाल था, क्या क्या यूज था। तो अब मेरे को बताइए, इस चैप्टर को जानना पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? अब बातें वही हो जाएगी। अगर इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ता है, कोई अच्छे से नहीं समझेगा, बात वही हो जाएगा। आप ही लोग के पास सारा सामान है, स्मार्ट वॉच भी रखे हो, एयरडॉप्स भी रखे हो, सुनने का सारा कुछ है। जेरोक्स मशीन में जेरोक्स भी करते हो और फैन को ऑन ऑफ करना होगा, बटन भी ऑन ऑफ करते हो, लेकिन नॉलेज जीरो होगा। आ रही कि नहीं आ रही? उस सामान का यूज कर रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज रखना भी क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को बारी बारी करके ध्यान देंगे। अब देखो यहां तक जो मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया डेली लाइफ का, वो तो एक जनरल सी बातें थी, वो सबको पता है। अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या मैंने बोला बच्चों? यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है इस पेज में। इस अध्याय में हम सबसे पहले किसके बारे में नॉलेज लेंगे? आवेश को समझेंगे। क्या मैंने बोला? इस चैप्टर में को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग किस चीज को कवर करेंगे बच्चे? आवेश को क्लियर करेंगे। किसको क्लियर करेंगे? आवेश को क्लियर करेंगे। बातें आ रही कि नहीं आ रही मेरी समझ में? क्लियर है कि नहीं है? जैसे कि आप लोग को भूख लगी। क्या मैंने बोला? आप लोगों को भूख लगा है तो कुछ ना कुछ खाओगे ना। और सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ खाओगे तो कुछ मटेरियल कच्चा होगा तब तो खाओगे। तो आपको खाना खाना है। क्या मैंने बोला? आपको खाना खाना है। तो खाना खाने के लिए क्या सीधा खाना पे टूट पड़ोगे क्या? खाना कहाँ से आएगा? पहले उसका कच्चा मटेरियल होगा। पहले क्या ढूंढोगे? कच्चा मटेरियल तो ढूंढोगे। सबसे पहले चावल ढूंढोगे, फिर दाल ढूंढोगे, फिर सब्जी के लिए जो भी होगा, गोभी का सब्जी बना रहे गोभी ढूंढोगे, आलू का होगा आलू, या तो और उस सब्जी में क्या मिलाओगे आप लोग? मसाला वसाला डालोगे, नमक मिर्च मसाला हल्दी पाउडर जो भी। तो सबसे पहले उसका नॉलेज लोगे कि नहीं लोगे? जैसे कि एक मिर्च पाउडर आपके सामने रखा है, मैंने क्या बोला? मिर्च पाउडर रखा है। तो आप लोगों को पता है कई सारे मिर्च पाउडर ज्यादा तीखा होता है, कोई कम तीखा होता है। तो पहले उस मिर्च पाउडर का नॉलेज लोगे ना, कम तीखा वाला है कि अधिक तीखा वाला है। अगर अधिक तीखा है तो कम डालोगे कि ज्यादा डालोगे? कम डालोगे। बातें आ रही ना समझ में? हमको खाना क्या था? खाना खाना था, भूख मिटाना था। लेकिन नॉलेज सब क्या का लेके रखे हैं? नमक मिर्च, गोभी का, आलू का। अगर गोभी आलू के बारे में नहीं जान रहे हो जिंदगी में, पूरा बेवकूफ टाइप का, ऐसे नहीं पता है,
गोभी बोलने से क्या पता, आलू बोलने से ये क्या होता है, जिंदगी में देखे नहीं हो, ऐसा टाइप का हो रहा है। नमक मिर्च क्या बोलते हैं, नहीं पहली बार सुना हूं, एलियन टाइप, कुछ भी नहीं पता है आपको। यहाँ चावल क्या, नहीं पता। दाल क्या है, हाँ नहीं पता, ऐसा कर रहे हो। तो अब मेरे को बताओ, अगर ऐसा किसी का कंडीशन होगा तो क्या वो खाना बना पाएगा, बताइए, खाना बना पाएगा, बेवकूफ टाइप का होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, बेवकूफ मत बनिए इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में खाना बनाना मतलब इस चैप्टर के हिसाब से विद्युत धारा, क्या बोल रहा हूं मैं, जो एग्जाम्पल बताया ना, आपको खाना खाना है, तो इस चैप्टर में क्या खाना है आपको, क्या नॉलेज लेना है आपको, विद्युत धारा। तो क्या सीधा खाना के बारे में टूट पड़ोगे, नहीं, सबसे पहले उस सब्जी वब्जी के बारे में नॉलेज लोगे, नमक मिर्च अभी जो बताया, चावल के बारे में, दाल के बारे में नॉलेज लोगे ना। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए, जो दाल है वो आपको कुकर में उसको बिठाते हैं ना, तो कुकर में बिठाते हैं, सुनो तो, इसमें बनाते हैं क्या चावल, सॉरी सॉरी, दाल इसमें नहीं बनाते हैं ना, कुकर में बनाते हैं। तो कुकर में बनाते हैं, कुकर में सीटी भी लगे रहता है। तो आप लोग को पता होगा, चावल को, दाल को जब कुकर में डाल करके, पानी डाल करके उसको गैस के ऊपर रख देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो आपको पता है जब गर्म हो जाता है, वाष्प बनता है, तो सीटी बजता है ना। तो सीटी बजता है तो वो भी कंफर्म रहता है। आपके घर में अपने मम्मी लोग को पूछना, देखना उसके क्वांटिटी के हिसाब से दाल कितना है, चावल कितना है, उस हिसाब से पानी डालते हैं और कितना सीटी में वो पकेगा, आपकी मम्मी लोग को पता रहता है। आप लोग को पता है क्या, बॉयज लोग को पता नहीं, बेवकूफ। आगे ना बात सबको समझ में आ रही क्या, तो मेरे को भी नहीं पता है, सही बोलूं तो, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। तो ये सब का नॉलेज लोगे तब तो खाना बनाओगे यार, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। मान लो आप लोग जिधर ये ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, आप बैठे हो, आपका शादी नहीं हुआ, मान लो पोपट लाल हो गया ये जिंदगी में, क्या हो गया जिंदगी में, पोपट लाल हो गया ये, देखे ना जेठालाल वाला, इसका शादी नहीं हुआ, तो कौन देगा इसको खाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, तब वो अपने लिए खाना बना सकेगा। क्लियर है कि नहीं है बात समझ में, सबको समझ में आ रही। तो इस चैप्टर में विद्युत धारा पढ़ना है, तो किसका नॉलेज लेना पड़ेगा, आवेश का। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, कुछ पता नहीं, बेवकूफ टाइप का नहीं करना है। क्लियर है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, आवेश। जो शब्द पढ़ोगे सबसे पहले विद्युत में, वो कौन रहेगा, सबसे पहला शब्द क्या है आपके सामने, आवेश। तो सबसे पहले अगले स्लाइड में किसको समझेंगे हम लोग, आवेश क्या है, किसे कहते हैं, किस टाइप का होता है और कहां होता है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे, है ना। तो देखिए, आवेश से पहले हमें परमाणु को समझना होगा। किसको समझना होगा, परमाणु को समझना होगा। किसको समझना होगा, मैंने बोला परमाणु। जैसा भी मैंने खाना वाला एग्जांपल दिया था, खाना खाना है, तो आप लोग बोले दाल है क्या, दाल का नॉलेज लिए, तो दाल का नॉलेज लेने के बाद ये भी तो नॉलेज लेना पड़ेगा ना कि कितने सीटी देने के बाद, कितने समय तक गर्म करने के बाद वो पकेगा, तब तो अच्छा स्वादिष्ट खाना खा पाओगे। तो देखो, तो आवेश से भी, आवेश के भी पहले हमको थोड़ा सा नॉलेज किसका लेना पड़ेगा, परमाणु का। और आप लोग पिछले क्लास में परमाणु का नॉलेज बहुत अच्छे से ले चुके हो, मैं ही आपको पढ़ाया था परमाणु के बारे में। सारे बच्चों को क्लियर है कि परमाणु क्या होता है। देखिए मैं समझाता हूं, है ना। आइए, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, डायग्राम, ये एक परमाणु का है। किसका है ये, परमाणु का लिख देता हूं, ठीक है। किसका है, मैंने बोला ये एक परमाणु का डायग्राम है। किसका है, परमाणु का। अब आपको पता होगा कि प्रत्येक पदार्थ, क्या मैं बोल रहा हूं आपको, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ मतलब पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। जैसे कि ये मेरे सामने माउस रखा हुआ है, माउस की जगह नहीं घेरता कि जगह घेरता है, मतलब ये भी क्या हुआ, पदार्थ हुआ। मेरे सामने ये एक रबड़ रखा हुआ है, इरेजर मिटाते हो ना, तो क्या करते हो आप लोग, ये जगह घेरता है कि नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स में, कंपास बॉक्स में रखते हो, ये जगह घेरता है। तो जगह घेर रहा हो, इसमें भार है, द्रव्यमान है, मतलब ये भी क्या हुआ, पदार्थ है। मैं जगह नहीं घेर रहा हूं क्या खड़े होकर के। अगर मैं कार में बैठना चाहूं, तो अगर हम लोग जैसे 4 सीटर कार है, तो हम लोग 100 लोग बैठ सकते हैं कि अंदर में जाके, नहीं बैठ सकते। क्यों, क्योंकि प्रत्येक इंसान अपना क्या घेर के बैठा होगा, जगह घेर के बैठा होगा। जो जगह घेरता है, जो स्थान घेरता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पदार्थ कहेंगे। क्लियर है। तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। क्या मैंने बोला, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। आई कि नहीं बात समझ में, क्लियर है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं परमाणु का, ठीक है। देखो यहां पर हेडिंग क्या लगा हुआ है, परमाणु। क्या हेडिंग लगा हुआ है, परमाणु। तो जैसा यहां पर लिखा हुआ है, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं, है ना।
और आपको पता है ये वाला जो थोड़ा सा परिभाषा है ना, ये कुछ समय जाकर के थोड़ा चेंज भी हुआ, इंप्रूव हुआ, थोड़ा सा इसको चेंज किए, थोड़ा सा इसको सही किए, लेकिन जनरली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ है आपके पास, क्या मैंने बोला, चौक है आपके पास, कुछ भी चौक समझते हो ना, व्हाइट कलर का लिखते हैं टीचर लोग, आपके पास चौक है, आपके पास रबड़ है, तो इस रबड़ का, उस चौक का सबसे छोटा से छोटा भाग जिसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमाणु। लेकिन ये वाला परिभाषा थोड़ा आगे चल करके क्या प्रूफ हुआ? गलत प्रूफ हुआ, इसको थोड़ा सुधारे, है ना। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं अभी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमको यह पता चला कि परमाणु भी 3 प्रकार के मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है। और क्या होता है पता है? मतलब परमाणु के अंदर जब घुसे, परमाणु के अंदर जब झांके, परमाणु के अंदर में जब निरीक्षण किए, देखे, नॉलेज लिए, तो ये 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। क्या क्या कण, ये आप लोगों को पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। क्या क्या कण है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 प्रकार के मौलिक कण। सबको क्लियर है? अब आइए, तो मैंने क्या बोला? परमाणु क्या? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं? परमाणु बोल रहे हैं। अब परमाणु के अंदर जाएंगे हम लोग। क्या मैंने बोला? ये परमाणु का एक डायग्राम दिख रहा है, परमाणु के अंदर जाएंगे, है ना। इस वाले को देखिए, यहां पर ये बीच वाले भाग को, इसे हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या मैंने बोला? ये देखिए, यह मैं थोड़ा सा बना देता हूं, ये ठीक है। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। बीच वाला हिस्सा है ना, केंद्र है, देखो किसका केंद्र है? वो परमाणु का केंद्र है, बीचों बीच वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक। और जब हम लोग देखे ना, नॉलेज लिए कि नाभिक में क्या क्या होता है, परमाणु के केंद्र में क्या क्या होता है, तो आप लोग को ना यहाँ पर ना बहुत सारा बॉल बॉल टाइप का दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही मौलिक कण है। और यहाँ जो बॉल दिख रहा होगा, कितने कलर का दिख रहा है आपको? 2 कलर का दिख रहा होगा। कितने कलर का? यहाँ केंद्र में, बीच में 2 कलर का। एक पीले कलर का दिख रहा है, एक लाल कलर का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक पीले कलर का दिख रहा है, एक लाल कलर का। सामने में उसका संकेत लिखा हुआ है। क्या? जो लाल कलर का है वो क्या है? न्यूट्रॉन से व्यक्त कर रहे हैं लाल कलर को। और पीले कलर को क्या से व्यक्त कर रहे हैं? मतलब प्रोटॉन को पीले कलर से व्यक्त कर रहे हैं, है ना, और न्यूट्रॉन को लाल कलर से व्यक्त कर रहे हैं। मतलब एक चीज तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसी भी परमाणु के बीच में, नाभिक में कितने प्रकार के कण होते हैं? 2 प्रकार के कण होते हैं। वो कण कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर होगा सर, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, मैं आपको फिर से बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं इस बार। क्लियर है? नाभिक में क्या होता है? 2 प्रकार के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सारे बच्चों को क्लियर होगा। और यहां पर मैं और एक चीज, एक आपको नॉलेज दूंगा यहां, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्या मैं बोल रहा हूं? जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या से व्यक्त करते हैं पता है? ये देखिए, मैं ई लिख रहा हूं और माइनस कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? सॉरी, ये ऊपर में है, यहां न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को क्या से व्यक्त करते हैं? एन, ऊपर मैंने 0 लिखा। क्या लिखा? एन करके 0 लिखा। और प्रोटॉन को क्या से व्यक्त करते हैं? पी प्लस। और इलेक्ट्रॉन को क्या से व्यक्त करते हैं? ई माइनस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से कलर का है? देखो तो नीले कलर का बॉल जैसा है। नीले कलर का कहां दिख रहा है आपको? नाभिक के चारों तरफ दिख रहा होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। किसके चारों तरफ घूमते रहते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। क्लियर है? सारे बच्चे लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इसलिए इसको ई माइनस मैंने लिखा। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। इसलिए मैंने पी ऊपर में क्या लिखा? धन लिखा। और अब यहां पर आप लोग बताइए, न्यूट्रॉन मैंने एन करके 0 लिखा। मतलब न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता है। क्लियर है? बातें आ गई होगी मेरी सबको समझ में। तो कुछ परमाणु का इस टाइप से खेल होता है, ठीक है। और ये सारा चीज आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा। और एक बेसिक नॉलेज में आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी पदार्थ का परमाणु होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो प्रोटॉनों की संख्या है वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। क्या मैंने बोला? किसी भी तत्व के परमाणु को का आप नॉलेज लोगे तो किसी भी परमाणु के अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी संख्या में क्या मिलेंगे आपको? प्रोटॉन मिलेंगे। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी संख्या में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं, जैसे इसमें कितना है थोड़ा सा गिन लेता हूं मैं, है ना। ये आपका 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 है,
ठीक है, मैं यहां ले लेता हूं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना मैंने बोला? 8 इलेक्ट्रॉन है। बराबर का जगह बराबर का चिन्ह लगा। अब प्रोटॉनों की संख्या गिनने की जरूरत नहीं है, प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे। बातें आ रही कि नहीं आ रही मेरी सबको समझ में? अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, और इसको मैं इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं यहां ऋण 8 लिखा तो ऋण 8 क्या है? वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों? 8 के सामने मैंने क्या चिन्ह लगाया? ऋण लिखा, ऋण लगाया। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है, आप लोगों को पता है। और प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? धन 8 लिख सकता हूं। मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करूं आप लोगों से, क्या मैं बात करूं ऐसे थोड़ा सा समझिए कि ये एक ना रूम टाइप का, ये घर जैसे है। क्या मैंने बोला? ये घर जैसे है। इसके अंदर में कितने प्रकार के कण हैं? 3 प्रकार के कण हैं। क्या मैंने बोला? 3 प्रकार के कण। लेकिन आवेश के हिसाब से बोलूं तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई आवेश नहीं होता। अगर मैं आवेश के हिसाब से बोलूं तो किन के पास जाओगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ना पैसे की जरूरत है। क्या बोल रहा हूं मैं? आप लोगों को पैसे की जरूरत है ना? क्या मैंने बोला? आप लोगों को पैसे की जरूरत है। तो आप लोग के पास ना 2 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 2 दोस्त हैं। एक जने के पास कुछ भी नहीं है और एक जने के पास करोड़ रुपए। किसके पास जाओगे? जो करोड़पति होगा उसी के पास जाओगे। अब जो खुद भीख मांग रहा होगा उससे तो नहीं मांगोगे ना जाके, उसके पास खुद कुछ नहीं है। आप जाके मांगोगे ना, वो खुद तैयार रहेगा मांगने के लिए आपसे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इस बात को समझिए। मतलब न्यूट्रॉन के पास कुछ आवेश होता है क्या? नहीं होता। भिखारी है वो। किस हिसाब से? आवेश के हिसाब से। किस हिसाब से? आवेश। उसके पास कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता। आवेश किसके पास होता है? 2 लोगों के पास। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन के पास धन आवेश होता है। बातें आ गई सबको समझ में? अब मेरे को बताइए कि इस परमाणु में कुल कितने आवेश हैं? कुल। तो अब मेरी बात को ध्यान देंगे। यहां पर क्या करेंगे आप लोग? पूरी बात को ध्यान देंगे। अगर मैं दोनों को जोड़ना चाहूं, क्या करना चाहूं? दोनों को जोड़ना चाहूं। जैसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैं लिख सकता हूं? देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऋण 8। क्या लिख सकता हूं मैं यहां? ऋण 8। क्लियर है? और टोटल प्रोटॉन कितने हैं? धन 8। आप लोगों को पता है ऋण 8 से ऋण 8 धन 8 करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा। सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? ऋण 8 और मैं धन 8 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 0। इसका मतलब क्या निकलता है? यहां नीचे में लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है यहां नीचे में। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। क्या लिखा है? परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। उदास नहीं लिखा है ना? बातें समझिए। क्या होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब मैं बता रहा हूं आप लोगों को। उदासीन का मतलब समझा रहा हूं। अगर ऐसा समझो कि मैं आज, अच्छे से बात सुनना, आज के दिन में मैं आज के दिन में 1000 रुपए कमाया। कितना कमाया? 1000 कमाया। और 1000 कब मिलेगा? काम करने के बाद, मतलब शाम को मिलेगा। लेकिन मेरे को सुबह पैसे की जरूरत है तो मैं तो जनरली सी बात है, पैसा नहीं तो किसी से उधार लूंगा मैं। तो मैं क्या किया? आज सुबह सुबह 8 बजे मैं किसी से 1000 रुपए उधार ले लिया। क्या किया? मैं किसी से 1000 रुपए उधार ले लिया। अब 1000 उधार लिया मतलब मेरे ऊपर कितना हो गया? ऋण 1000। उधार चढ़ा ना, ऋण, ऋण भी बोलते हैं उसको, उधार चढ़ा। तो मेरे माथे में कितना आ गया? दिमाग में कितना चल रहा है? ऋण 1000। क्यों? क्योंकि चुकाना है, चुकाना है। ऋण 1000 चल रहा है। अब मेरे को क्या हुआ? इधर से मैं उधार लिया, वो ऋण 1000 है। अब मैं काम किया दिन भर, 8 बजे उधार लिया, काम था, मैं काम कर लिया, 1000 उधारी लिया, तो दिमाग में ऋण 1000 चल रहा है। अब शाम को मैं अपना काम खत्म किया, तब मेरे को इधर काम का पैसा कितना मिला? 1000 मिला। मतलब मिल रहा है, मतलब धन 1000 मिल रहा है। तो धन 1000 मिला तो मेरे पास कितना पैसा हुआ? उदासीन। क्यों? क्योंकि सुबह जो 1000 उधारी लिया था ना, और अभी जो मेरे को काम के बाद पैसा मिला 1000, उसको मैं जाके दे दूंगा। तो ऋण 1000 धन 1000 क्या हो गया? कैंसल। मतलब कितना आ गया आंसर? 0। मतलब मेरे को क्या बोलोगे? सर पैसे के मामले में तो आप उदासीन हो गए। आया कि नहीं आया बात समझ में? जितना ऋण है उतना ही अगर धन है तो वो चीज क्या है? उदासीन है। वो क्या है? वो उदासीन है। आई कि नहीं आई बात सबको समझ में? जितना धन है, जितना ऋण होगा, जितना धन होगा, जितना ऋण होगा, तो परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होगा? उदासीन होगा। जैसे मैंने आपको बताया 8 इलेक्ट्रॉन है, ऋण 8, 8 प्रोटॉन है, धन 8। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा।
तो क्या बोल सकते हैं, परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अगले पेज की ओर जाते हैं। तो थोड़ा सा है ना आपको मैं और मजा देना चाहता हूं, अच्छे से समझाना चाहता हूं किस चीज को, कि परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन। तो ये देख रहे हो आप लोग, 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे, छोटा भी इधर लाल टोपी में है ना। पूरी बात को समझेंगे आप ही लोग हो, ऐसा समझ लो। अब पूरी बात को समझना। ये देख रहे हो मस्त जैकेट के पहन के, ये एक फैमिली है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये उनका लड़का है, उनका बच्चा है ना। अब पूरी बात को ध्यान देना, ये जो पति है क्या है, पति जो है ना, पति होते हैं पति, है ना, जो पति है वो, है ना, और पति लड़का होगा, ये बता दे रहा हूं मैं आप लोग, और पत्नी क्या होगा, लेडीज होगी, ध्यान देंगे इस बात को। तो यहां पर जो पति है ना वो पैसा कमाता है, क्या मैंने बोला आपको, पैसा कमाता है। मान लो ये मान लो मैं एक दिन में ये 1,000 रुपए कमा के लाया, वही वाला जो मैं अपने में एग्जाम्पल दिया था, है ना, कितना कमा के ला रहा है ये, 1,000। तो 1,000 इसके पास आया, तो धन 1,000 तो होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना धन 1,000। अब ये शाम को लाया, अगले दिन, अब ये थोड़ा सा कैसा पति है पता है, वाइफ से डरता है, मतलब क्या बोलना चाहिए यार उसको, थोड़ा डरता है ना, डरता है। तो क्या करेगा, पैसा आएगा और उस पैसे को क्या करेगा, शाम को आके अपनी वाइफ को दे देगा, उसकी पत्नी को दे देगा। अब उसकी पत्नी को दिया, लेकिन फिर भी ये एक फैमिली है ना, भले ही इसका पति 1,000 कमाया, धन 1,000 ये अपनी वाइफ को दिया, लेकिन फैमिली में तो धन 1,000 है ना, पैसा तो है ना, धन 1,000 एक्स्ट्रा, धन 1,000 है। लेकिन अगले दिन ये गई मार्केट में और पूरा 1,000 उड़ा दी, क्या कर दी, 1,000 उड़ा दी। अब बताओ ये जो परिवार है, और इसका तो कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन कैसे भूल गया इसको, आ रही कि नहीं आ रही, अरे अच्छा मैं लिखना भूल गया, सॉरी। ये देखो, ये बेचारा प्रोटॉन, ये बेचारी तो नहीं बोल सकते है ये, लेकिन जो भी है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये खर्चा करने वाली माइनस में, और ये बेचारा, ये कोई मतलब नहीं इसको, जीरो, ये कोई मतलब ही नहीं है, अभी उसको कुछ पता ही नहीं, अभी बहुत छोटा है। बातें आ रही है मेरी सारे बच्चों को समझ में। तो ये 1,000 कमाया, धन 1,000, उसकी वाइफ अगले दिन 1,000 उड़ा दी, निकल गया ऋण 1,000। तो अब बताओ फैमिली कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। अब फैमिली के पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो। अब समझ में आया, पैसे के मामले में ये फैमिली क्या हो जाएगी, अगले दिन उदासीन हो जाएगी। वैसे ही परमाणु भी होता है, जितना धन उतना ऋण, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकता हूं, सुनो तो, इधर इधर देखिए सब लोग, इस एग्जाम्पल को थोड़ा घुमा के बोल रहा हूं, शायद ये एग्जाम्पल नहीं बैठा, मेरे को ऐसा लग रहा है, एक थोड़ा उल्टे तरीके से बता रहा हूं। ये जो वाइफ है ना, इसके पास पैसा नहीं था, ये सही एग्जाम्पल है, वाइफ के पास पैसा नहीं था। तो ये क्या की पता है, जैसे आपको पता है ना लेडीज लोग किटी पार्टी करते हैं, तो क्या पता है, ये लेडीज ने अपने फ्रेंड लोग के साथ मिलके किटी पार्टी में जाना था, लेकिन ये लेडीज के पास पैसा नहीं था, तो ये क्या की पता है, किसी और से क्या मांगी है, उधारी मांगी। क्या मांगी, उधारी मांगी। और क्या करने के लिए उधारी मांग रही है, किटी पार्टी के लिए। ये भी देखो, कई पार्टी के लिए उधारी मांगी, तो इसके ऊपर कितना ऋण आ गया, 1,000 ऋण आ गया इसके पास। अब रात को जब आया पति कमा के 1,000, धन 1,000, तो अब ये जिससे मांगे रहेगी, ये धन 1,000 को उसको देगी ना, तो फैमिली क्या हो गया, फिर से उदासीन हो गया, कुछ पैसा नहीं है। बात ही समझ में आ रही है, और ये तो ऐसे ही पढ़ा है, ये न्यूट्रॉन छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि परमाणु किस प्रकार से क्या होता है, उदासीन होता है, जितना धन होता है उतना उतनी संख्या में ऋण होता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां जो है, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे जब हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे ना, अभी आज के आखिरी टॉपिक में, कल के टॉपिक में, तो अहम भूमिका यही निभाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। मेन चीज है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे सब्जी में मिर्च न डालें तो चलेगा, आ रही कि नहीं आ रही बात समझिए, मिर्च पाउडर ना को चलेगा, हल्दी नहीं होगा चलेगा, लेकिन नमक ना हो तो मैं तो खा के थूक दूंगा आप ही लोग के ऊपर। आ रही कि नहीं आ रही समझ में, क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा ना। बात आ रही कि नहीं आ रही सबको समझ में, टेस्ट नहीं आएगा, तो नमक के बिना पॉसिबल नहीं। ठीक उसी प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना जो खाना खाए रहोगे ना बिना नमक का, सब बाहर, है ना। आइए, तो उसी प्रकार से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मुक्त मतलब इलेक्ट्रॉन तो समझ गए, एक परमाणु के अंदर में कण मिलता है जो कि ऋण आवेशित होता है, ठीक है। तो अब देखो ये मुक्त मतलब क्या समझते हो, कोई मुक्त हो रहा है, कोई निकल रहा है टाइप का लग रहा है,
जैसे मैं एक काम किया, आप जैसे बैठे हो, ये जो पोपटलाल था, ये जैसे आप जैसे बैठे हुए हो, इसको मैं क्या किया पता है? इसको ना मैं एक चेयर में बांध दिया, बांध के रखा था। क्या करके रखा था? क्योंकि बहुत मस्ती करता है हमारे घर के सामने में, तो इसको मैं बांध के रखा था चेयर में। तो ये क्या बोलता, सर मेरे को छोड़ो, ऐसे हाथ को बांध दिया, सर मेरे को छोड़ो छोड़ो। तो जब मैं छोड़ दिया ना, तो उस शब्द को क्या बोलेंगे मालूम है? मैंने इसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। अब आ गई होगी ये मुक्त वर्ड का सबको समझ में। आजादी, ऐसे खुले में चला गया, बंधा हुआ नहीं है, आजादी मिल गया मेरे से, तब उसको क्या बोलेंगे? मुक्त हो गया वो। आ गई बात सबको समझ में? तो मुक्त ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा जो खुले में होगा, अरे ना आजादी में होगा, उसको कोई पकड़ के नहीं रखा होगा, कोई उसको बांध के नहीं रखा होगा। आ गई नहीं सबको समझ में? तो कौन है देखते हैं, आइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन टॉपिक का नाम है क्या है? वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं। कहां होते हैं? नाभिक से सबसे दूर बाहरी कक्ष में। अब कक्ष क्या होता है ये भी मैं बता रहा हूं, आप लोग को पता है। ये जो बीच में, या इसको नाभिक बोलते हैं, इस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहां पर इसका संकेत भी दिख रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन जो ब्लू कलर का दिख रहा है, नीले कलर का इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं। क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब मेरे को बताइए, बाहरी कक्ष का मतलब समझ रहे हो? ये जो रिंग रिंग टाइप का दिख रहा है ना, सबसे बाहर वाले रिंग की बात हो रही है। क्या मैंने बोला आपको? सबसे बाहर वाले रिंग की बात हो रही है। तो सही हुआ कि नहीं हुआ? नाभिक से दूर। अब मेरे को बताओ, इस नाभिक से, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस नाभिक से ये वाला रिंग ज्यादा दूर है कि इस नाभिक से ये वाला रिंग ज्यादा दूर है? बताइए। ये दूसरा वाला रिंग ज्यादा दूर है ना, तो इसी चीज को बोल रहा है, नाभिक से दूर सबसे बाहरी कक्ष में, बाहर वाले रिंग में बोल रहा है। ये बाहर वाला रिंग, इसकी बात चल, ये बाहर वाला रिंग बाहरी कक्ष में होते हैं और नाभिक से अपेक्षाकृत कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। कम आकर्षण बल द्वारा, आ रही ना बात समझ में? ज्यादा आकर्षण होगा तो क्या होगा? पकड़ के रखूंगा। कम आकर्षण बल है मतलब आजादी, भाग भी सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाले कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन कौन होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन? ये वाला है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आई कि नहीं आई बात सबको समझ में? क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु में सबसे बाहर वाले कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसे क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बात मैंने तो बोल दिया, लेकिन सच में मुक्त है कि नहीं चेक करते हैं। तो आप लोगों को पता है, क्या पता है? इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। न्यूट्रॉन में जीरो। अब यहां पर आइए देखते हैं, कुछ भी आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन में। अब मेरे को एक चीज बताइए, नाभिक में कौन सा आवेश है? नाभिक कौन कौन से कणों से मिलकर के बना है? जो नाभिक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। न्यूट्रॉन के पास कुछ कुछ नहीं है आवेश, तो प्रोटॉन के पास तो है धन। मतलब ये नाभिक में कौन सा आवेश बोल सकते हैं हम लोग? कौन सा आवेश है? धन आवेश है। किसकी वजह से? बताइए किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से धन आवेश है। अब मेरे को एक चीज बताएंगे, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? देखो इसमें भी माइनस है, एक एक चीज करके बताता हूँ। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इलेक्ट्रॉन में माइनस है। तो अब मेरे को बताइए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस और ये प्लस है। आपको पता है ना, विजातीय आवेश में धन और ऋण में आकर्षण होता है, आपको पता होगा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सेम सेम आवेश लोग है, धन धन तो एक दूसरे से दूर हटता है प्रतिकर्षित, ऋण ऋण एक दूसरे से दूर हटता है प्रतिकर्षित। लेकिन एक धन और एक ऋण ले आया तो सटाक से चिपक जाएंगे। चुंबक देखिए हो ना, लोहे को कैसे चिपका लेता है, वैसे आकर्षण बल। तो अब मेरे को बताओ, ये वाला नाभिक ये और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींच के रखेगा कि नहीं रखेगा? बताइए। विजातीय आवेश है, अलग अलग आवेश है, तो आकर्षण होगा, खींच के रखा है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के पास हैं। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये जो बाहर में है, ये जो शायद 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अंदर की तुलना में इनका दूरी कुछ ज्यादा ही है ना। मतलब ये जो नाभिक का प्रभाव है, इस पर आकर्षण वाला प्रभाव अपेक्षाकृत क्या पड़ता है? कम पड़ता है। क्या मैंने बोला? अपेक्षाकृत कम पड़ता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? जैसे चुंबक के पास में रखोगे लोहे को तो सटाक से खींच लेगा, लेकिन चुंबक के थोड़ा दूर रखोगे लोहे को, लेकिन थोड़ा थोड़ा खींचेगा, रहेगा आकर्षण, लेकिन पहले की तुलना जोर से खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। मतलब समझे मेरी बात का मतलब? ये धन आवेश जो है, नाभिक जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करके रखा है? खींच के रखा है, आकर्षण बल से ऐसे खींच के रखा है। अगर मैं क्या हुआ? नाभिक हुआ, मेरे पास धन आवेश है, क्लियर है? मेरे अगल बगल इलेक्ट्रॉन में सबको ऐसे पकड़ के रखूंगा,
क्योंकि धन और ऋण में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण मैं इसे खींच के रखूंगा। लेकिन जो ज्यादा दूर वाले हैं उनको अच्छे से खींच के रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी ऊर्जा आया तो वो लोग मेरे चंगुल से, मेरे हाथ से छूट के क्या हो सकते हैं, भाग सकते हैं। वही जो बाहर वाले भाग सकते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं, आजादी मिल जाता है। उन्हीं को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लियर है, मुक्त हो जाते हैं वो, थोड़ा सा भी एनर्जी मिलने से आगे बढ़ जाते हैं, वो निकल जाते हैं। क्लियर है, तो ये था आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। आप लोग जान रहे होंगे कि किसी भी दो चीजों को, जैसे ये प्लास्टिक है, कुछ भी दो चीज, जब दो चीजों को आपस में किया जाता है, रगड़ा जाता है। बलून वलून होता है ना बर्थडे पार्टी में, उसको जैसे कपड़े में रगड़ रहे हो आप लोग, कांच की नली है उसको रगड़ रहे हो आप लोग, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे और कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा इसमें, है ना। तो देखो, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है ना, तो होता क्या है, पूरी बात को ध्यान देना। मैं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी, आवेश। क्या मैं समझा रहा हूं आपको, आवेश। कैसे आवेश आता है किसी में, ये आपको मैं आपको समझाऊंगा इसमें, सुनना। ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, सबको समझ में आ गया। नीचे में क्या लिखा है, इस चीज को ध्यान देंगे। रगड़ने के पहले, रगड़ना मतलब समझ रहे हो, घर्षण करना। क्या करना, घर्षण करना। इधर देखिए, ये जो लेफ्ट वाला डायग्राम देख रहे हो, ये रगड़ने के पहले है। ये पहले पदार्थ का परमाणु है, ये दूसरे पदार्थ का परमाणु है। जब दोनों पदार्थ को अगल बगल है, रगड़े नहीं है, जब अगल बगल है तो मान रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि इस वाले परमाणु में, माना, क्या मैंने बोला, माना इस वाले परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है। अच्छे से बात को ध्यान देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन मैंने बोला, 11 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। आपको तो पता है परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही संख्या में क्या होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है, ये है। अब इसमें आइए, मान लो इस वाले परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे को बताइए, ये सब माना है ना, ऐसे समझ के चल रहे हैं। तो प्रोटॉन भी कितना होगा बताइए, 17 ही होगा। और ये भी विद्युतीय रूप से उदासीन है, धन 17 ऋण 17। क्लियर है, और यहाँ धन 11 ऋण 11, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। ठीक है, अब देखिए, उदासीन मतलब समझ रहे हो, जितना धन उतना ऋण, उदासीन है। अब देखो, ये कौन सी वाली अवस्था है, रगड़ने से पहले। अब आप लोग देख रहे हो, यही वाला डायग्राम इधर भी दिख रहा है आपको, बहुत नजदीक सटे हुए, मतलब दोनों को पकड़ के क्या कर रहे हैं हम लोग, रगड़ रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा है, रगड़ने के बाद 5-6 मिनट तक ऐसे घर्षण कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा पता है आपको। अब देखिए, यहाँ पर मेन मुद्दा अभी समझ में आएगा। एक चीज बताइए तो मेरे को, यहाँ पर दोनों को जोड़िए तो, इलेक्ट्रॉन का ऋण 11, प्रोटॉन का धन 11, कितना आया, 0। मतलब ये परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है रगड़ने के पहले। इधर आइए तो, इलेक्ट्रॉन कितना है, 17, मतलब ऋण 17। प्रोटॉन कितना है, धन 17। कितना आएगा, हल करोगे तो 0 आएगा, जोड़ोगे तो 0 आएगा ना। मतलब ये भी परमाणु क्या, विद्युतीय रूप से उदासीन है। अब इधर आइए, इधर 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 देखिए, जब मैं इसको रगड़ा, मेरी पूरी बात आप लोग समझेंगे। क्या मैंने बोला, जब मैं इन दोनों को रगड़ा, क्या किया मैंने, जब मैंने इन दोनों को रगड़ा तो क्या हुआ पता है, ये जो बी परमाणु है ना, क्या मैं बोल रहा हूं, ये जो बी परमाणु है ना, ये ए परमाणु का बाह्य कक्ष का, बाह्य कक्ष आप लोग को बताया था, बाह्य कक्ष मतलब ये बाहर वाला। जब रगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब रगड़ रहे हैं, बी जो है ए के बाहर वाले रिंग का, बाहर वाले कक्ष का एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्या मैं बोल रहा हूं, खींच लेगा। तो क्या होगा जरा बताइए तो, यहां पर थोड़ा समझना। एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझेंगे इस बात को, ये समझ गए मतलब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, तो अब मेरे को बताइए लाल वाले में कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन था पहले, पहले था 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो कितना बचेगा इसमें, मतलब इसका नाभिक खींच लिया, ऐसा इधर खींच लिया, तो इसमें कितना बताइए बचेगा इलेक्ट्रॉन, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचा है, प्रोटॉन नाभिक में होता है, वो स्थानांतरण नहीं करता, वो गति नहीं करेगा। ठीक है, आइए तो प्रोटॉन कितना है, अभी भी 11 है, अच्छे से समझेंगे। अब मेरे को बताइए, नीले वाले में रगड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, 17 था। कितना था, 17 था। लेकिन इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 18। लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा। बताइए कितना था प्रोटॉन, यहाँ 17 था। कितना था, 17 था। जैसे यहां पर आपने गणित का सूत्र जैसा लगाया ना जोड़ करके, वैसे वहां लगाइए। अब क्या हो रहा है रगड़ने के बाद,
अब मेरे को बताइए, यहाँ का खेल बताइए क्या हो रहा है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, तो मैं क्या लिखूंगा, -10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, -10 लिखूंगा। और प्रोटॉन कितना है, 11, तो मैं -11 लिखूंगा। आपको पता है -11 को -10 के साथ हल करने से -1 आता है। क्या आता है, -1 आता है। अब इसके लिए हल करिए तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 18, मतलब मैं क्या लिखूंगा, -18। और प्रोटॉन कितना है, 17, प्रोटॉन में धनावेश होता है तो -17। हल करने से क्या आता है, -1। मतलब समझे, जब दोनों परमाणु रगड़ने के पहले दोनों परमाणु क्या थे, उदासीन थे। क्या मैंने बोला, दोनों परमाणु उदासीन थे। इधर देखिए सारे बच्चे, दोनों परमाणु उदासीन थे कब, रगड़ने से पहले। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, ये देखो दोनों उदासीन थे, 0 0, दोनों उदासीन थे। लेकिन जब रगड़े ना तो ए परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, और कहां का इलेक्ट्रॉन पता है आप लोगों को, बाहर वाले कक्ष का, अंदर वाले का नहीं। क्यों, क्योंकि देखो बाहर वाले के साथ नाभिक जो धन है और ये जो ऋण है, तो ये ज्यादा दूरी कारण इस पर जो लगने वाला आकर्षण बल है इसकी अपेक्षा थोड़ा इस पर कम लगेगा ना, कम लगेगा तो ये आसानी से क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है, बाहर जा सकता है। तो यही इलेक्ट्रॉन कहां चले गया, परमाणु बी में चले गया। कहां चले गया, परमाणु बी में चले गया। क्लियर है, बात सबको समझ में आ गया। परमाणु बी के कहां चला गया, उसके भी बाहर वाले कक्ष में चला गया, परमाणु बी के बाहर वाले कक्ष में चले गया। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई। क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। बताइए सबको समझ में आ गया। अब मेरे को एक चीज बताएंगे, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में। तो जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो पदार्थ ऋण आवेशित होगा कि नहीं होगा, बताइए। मैं बोला इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोग जाके इधर बैठ जाएंगे तो इधर वाला चीज क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित होगा। और इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उधर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा होगा। और जिधर इलेक्ट्रॉन कम होता है वो क्या बन जाता है, धन आवेशित बन जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में, देखो परमाणु ए में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये कैसा बन गया, देखो कैसा बन गया, ये धन आवेशित बन गया ये। और जिधर जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो क्या बन जाता है, ऋण आवेशित बन जाता है, ऋण आवेशित परमाणु या ऋण आवेशित पदार्थ बन जाता है। मेरी बातें सबको समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम लोग घर्षण करके किसी पदार्थ में क्या करते हैं, आवेश लाते हैं उसमें। क्लियर है। कभी भी सुनो, कभी ये मत बोलना आप लोग किसी दो चीज को रगड़े ये मैं इसमें आवेश उत्पन्न कर दिया, बेवकूफी है। उत्पन्न मतलब समझते हो, आप लोग एक्स्ट्रा लाए हो क्या। हमेशा याद रखना, आवेश आने का एक कारण होता है, वो कौन है पता है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना। किसका, इलेक्ट्रॉन का आना जाना। बस सुनो, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इलेक्ट्रॉन इसमें जाके घुस गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। और जिससे निकला वो क्या हो जाएगा, धन आवेशित। आई कि नहीं आई बात सबको समझ में, ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से कोई पदार्थ धनावेशित बोलेंगे और किसी पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, ऋणावेशित बोलेंगे। क्लियर है, उम्मीद है सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कौन से शब्द का यूज करना सीखे अभी, धन आवेश और ऋण आवेश। कैसे किस पदार्थ, कैसे किस किस पदार्थ में किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो क्या बोलेंगे आप लोग, कोई भी पूछेगा मैंने आवेश उत्पन्न किया, मैं बोलूंगा मैं यहां धन आवेश उत्पन्न किया, ये देखो धन, धन थोड़ी होता है यार। सुनो तो मेरे को एक चीज बताइए, ये रिमोट है, मैं बोल रहा हूं ये धन आवेश है, मान लो ये पेन है, मैं बोल रहा हूं ऋण आवेश, तो किसमें किससे इलेक्ट्रॉन कहां कूदा होगा, ये धन है ये ऋण है, तो किसका इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा बताइए। रिमोट से पेन में गया होगा कि पेन से रिमोट में गया होगा, फिर से रिमोट धन आवेश है, पेन ऋण आवेश है, बताइए सोचिए। ये धन आवेश है, ऋण आवेश है, धन आवेश मतलब इसका इलेक्ट्रॉन पेन में आ गया तो पेन ऋण आवेशित हो गया, और रिमोट से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना तो धन बढ़ गया ना, प्रोटॉन तो उतना ही है तो ये धन आवेशित हो गया। सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा आता है किसी पदार्थ में क्या, आवेश। तो अब बताइए आप लोग को कोई बोलेगा आवेश, किसी पदार्थ में आवेश लाइए, तो उम्मीद है सारे बच्चे ले आएंगे घर्षण करके। क्लियर है, चलिए आइए
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े जल्दी जल्दी से। आइए, अगला क्या हेडिंग है? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। यहाँ जो डायग्राम बना है किसका बना है बच्चों? परमाणु का बना है, परमाणु का। आइए, क्या क्या है देखिए टॉपिक। नाभिक के पास धनावेश होता है। आप लोगों को पता है नाभिक में कौन होता है? आपको पता है नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आपको पता है न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता ही नहीं है। किसके पास आवेश होता है? प्रोटॉन के पास। तो पूरा नाभिक को क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रोटॉन की आवेश की वजह से धन आवेशित बोल सकते हैं। मैं इसको ऐसे प्लस करके लिख देता हूं। और ये प्लस किसकी वजह से मैंने लिखा? प्रोटॉन की वजह से। बोलने का मतलब यह है कि न्यूट्रॉन भिखारी है, कुछ पैसा नहीं, जीरो है। और यहाँ अंबानी बैठा है पी, उसके पास धन है। तो पूरा नाभिक क्या हो जाएगा? धन धना धन हो जाएगा ना यार। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? पूरा तो मैं बोलूंगा यहाँ पर मैंने धन लिखा किसकी वजह से? भिखारी की वजह से कि अंबानी की वजह से? अंबानी की वजह से। आए ना बात समझ में? तो इसलिए नाभिक कैसा होता है? धनावेश होता है। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से, ना कि न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन में तो कोई भी चार्ज नहीं है यार, उसमें क्या होगा? क्लियर है? आइए, हाँ, तो ये सबको समझ में आ गया। नाभिक के पास धनावेश होता है किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। और सेकंड टॉपिक, सेकंड स्टेप देखिए, धनावेश के समान संख्या के आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। मतलब समझ में आया? मतलब नाभिक में जितना धन है, क्या बोल रहा हूं मैं? नाभिक के पास जितना धन है उतना ही ऋण नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और वो ऋण कौन है? आप लोगों को पता है कौन है वो ऋण? इलेक्ट्रॉन है। जितना प्रोटॉन नाभिक में होगा उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या लगाएंगे? चक्कर काटेंगे। ये लिखा है सेकंड वाला। अगला टॉपिक देखिए, अगला ये पॉइंट। अतः परमाणु का कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। क्यों? जितनी संख्या में प्रोटॉन होता है उतनी संख्या में, मैंने क्या बोला? सॉरी, जितनी संख्या में प्रोटॉन होता है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है तो धन 11 ऋण 11, हल करोगे क्या आएगा? 0। तो कोई भी परमाणु रगड़ने के पहले, कोई भी परमाणु, नॉर्मल परमाणु है तो कोई भी परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। याद रखेंगे, क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अब देखिए, अभी जो मैंने आपको समझाया इस चीज को समझिए। ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट को देखिए। घर्षण के कारण, मैंने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले? घर्षण किया था। घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन या तो एक परमाणु में अधिक हो जाएगा या तो दूसरे परमाणु में कम हो जाएगा। हाँ कि ना? क्योंकि इधर का इलेक्ट्रॉन उधर कूद जाता है। तो अगर इधर का इलेक्ट्रॉन इधर कूद गया तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इधर कूद के उधर भागा, उधर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। उधर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो ये वाला पदार्थ कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। और मैं कैसा हो जाऊंगा? इधर धन आवेशित। ठीक है, ये है। आइए अब देखिए, तो अगला वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अगर मैं कोई पदार्थ हूं और इधर भी मान लो कोई पदार्थ है, मैं इलेक्ट्रॉन त्याग देता हूं, ऐसे त्याग दिया, दे दिया। मेरे पास धन 11 है और ऋण 11 है। समझ गए ना? धन 11 ऋण 11, 11 ठो इलेक्ट्रॉन है, 11 ठो प्रोटॉन है। मैं एक ठो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ठो ऋण दे दिया, ऐसे एक ठो इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो मेरे पास क्या क्या बचा? मेरे पास प्रोटॉन तो 11 ठो की बचा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ठो बचा ना। तो हल करोगे तो कितना आएगा? धन 11 ऋण 10, हल करोगे कितना आएगा? धन 1। मतलब मैं क्या हुआ? धनावेशित पदार्थ हुआ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो पदार्थ को क्या बोलोगे? धनावेशित। और जो बैठ के कैच कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो ग्रहण कर लिया, ऐसे आया, ऐसे पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन को, वो पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। आया कि नहीं आया बात सबको समझ में? ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए नीचे में लिखा हुआ है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित पदार्थ कहलाता है। क्लियर है? और एक चीज याद रखना आप लोग हमेशा, चप्पल जानते हो? पहने हो कभी चप्पल? जिंदगी में पहने हो कि नहीं? इधर सब सारे बच्चे देखो, जानते हो ना चप्पल किसे कहते हैं? क्योंकि आप लोगों को देख के क्या लग रहा है पता है? चप्पल खाए हो कि पहने हो? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, सबको पता है तो देख इस बात को समझेंगे आप लोग कि जैसा चप्पल आप लोग जान रहे, तो वो आप लोग मूवी देखे हो पुष्पा, वो झुकेगा नहीं वाला, मतलब क्या था यार नाम मूवी का? पुष्पराज। ऐसे झुकेगा नहीं बोलता है ना। तो उसका टांग वांग में कुछ, मैं मूवी देखता नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है, बस उतना थोड़ा सा उतना नॉलेज रखा हूं। वो एक पैर उठाता है, एक पैर को रगड़ता है ऐसे। हाँ कि ना? हाँ। तो सुनो, जो पैर को उठा रहा है, जो पैर को उठा रहा है वो चप्पल कम घिसेगा, और जो पैर को रगड़ रगड़ के चला रहा है
वो चप्पल जल्दी घिसेगा। अब वो क्या हुआ, चप्पल दुकान गया, बोला भैया चप्पल, तो दिखा दिया चप्पल, पसंद भी कर लिया। तो दुकान वाला बोला 300 रुपए। तो वो क्या बोला मालूम है, भैया एक तरफ का कितना रुपए है? वो कौन से तरफ का मांग रहा है पता है? जो पैर को रगड़ रगड़ के चल रहा है ना, उस तरफ के लिए चप्पल खरीदने गया है वो। तो बोला 300 रुपए है, कितना, 150, 150 रुपए क्या? उसके बाद वो जो पुष्पराज है चप्पल पहना नहीं, चप्पल खा लिया। आई कि नहीं है ये बात मुझे? मतलब बोलने का आशय क्या है, इससे बोलने का अर्थ क्या है? चप्पल हमेशा जोड़ी में ही मिलेगा। वो पुष्पराज, उसको दोनों चप्पल ही खरीदना पड़ेगा, एक जोड़ी, भले एक ठो घर में रखे, एक ठो पहने नया वाला। आया कि नहीं आया समझ में? क्योंकि चप्पल हमेशा क्या में मिलता है? जोड़ी में मिलता है। ठीक उसी प्रकार से आइए यहां भी कुछ नॉलेज लेते हैं जोड़ी का। ठीक है, कुछ नॉलेज लेते हैं जोड़ी का। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आवेश हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होगा, सिंगल नहीं होगा। क्यों? अगर मैं धन आवेश बनना चाहूं और मैं बगल वाले को ऋण आवेश बनाना चाहूं, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन उसको दूंगा तो ऋण आवेशित बन जाएगा, उस चक्कर में मैं धन आवेशित बन गया। आई कि नहीं आई ये बात समझ में? ये होता है, क्लियर है? ये होता है। ठीक है, तो हमेशा आवेश क्या में होगा? जोड़ी में उत्पन्न होगा। एक दो लोग को रगड़ोगे, एक धन बनेगा और एक ऋण बनेगा। क्लियर है? चलिए और देखिए नीचे में देखो, पिंक, ये पिंक वाला पट्टी में लिखा हुआ है, किसी भी पदार्थ में आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही होता है। मेन कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन। और कहां का इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के बाहर वाला रिंग, बाहर वाला कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, वो लोग इधर उधर भागते हैं, क्योंकि नाभिक से ज्यादा दूर है, नाभिक ऐसे पकड़ के रख नहीं पाता, वो भाग जाते हैं फुर। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो क्या है, आवेश किस वजह से? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन का आना जाना, स्थानांतरण मतलब आना जाना, एक दे दिया दूसरा ले लिया, वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक क्या लिखा है? आवेश संरक्षण का नियम। क्या मैंने बोला? आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब समझ रहे हो? देखो मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे आप लोग हो, क्या हो? आप लोग हो, सच में हो, है ना? आप लोग हो तो क्या है, जैसे कि पूरी बात को सुनना। आपकी कोई छोटी बहन है या कोई छोटा भाई है? क्या मैंने बोला? आपकी कोई छोटा भाई या कोई आपकी छोटी बहन है ना? वो चॉकलेट खा रही है, वो क्या कर रही है? सॉरी, खा नहीं रही है, गलत हो जाएगा एग्जाम्पल। वो ना चॉकलेट को जेब में रखी है। क्या किए? आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो क्या किए? चॉकलेट को जेब में रखी है। क्या किए? और उसकी मम्मी क्या बोली है पता है? चॉकलेट खाना नहीं, जेब में लेके घूमना, दिखाना है सबको, खाना नहीं है। और आप लोग उसके बड़े भाई हो, मतलब आप ही की मम्मी है वो, है ना? आपके छोटे भाई या बहन को आपकी मम्मी क्या बोली? चॉकलेट को जेब में डाल दी। और आप लोगों को पता है, बच्चे लोग का एक मानसिकता रहता है, पता है क्या? कुछ भी खाने पीने का उनको जो अच्छा लगता है ना, वो लोग चाहते हैं कि वो मेरे साथ ना वो लंबे समय तक रहे। वो चॉकलेट को भी खाएंगे चाट चाट के, और 1.5-2 दिन तक चला रहे हैं, 50 पैसे का चॉकलेट होता है ऐसे उनका। फिर थोड़ा सा चाट के ना पॉलिथीन के अंदर डाल दे, मम्मी इसको रख दे, कल फिर देना। होता है, नहीं किए हो क्या आप लोग ऐसा? हाँ देखो इधर, हम लोग किए थे अपने टाइम में। हाँ देखो इधर, बातें आ रही कि नहीं समझ में? बोलने का मतलब क्या है? अब आपका जो छोटा भाई या बहन है, अब वो एक ही चॉकलेट लेके पूरा घूमेगा ना दिन भर, या घूमेगी, लड़का या लड़की जो भी है। मान लो आपको भूख लगा, आप खा दिए वो चॉकलेट निकाल के अपने भाई बहन से ऐसे छीन के, तो क्या चॉकलेट सुरक्षित है? क्या सुरक्षित मतलब बचा के रखना? क्या सुरक्षित मतलब जितना चॉकलेट जेब में था, क्या उतना अभी भी है? आप लोग तो पूरा गप से खा दिए यार। अब बचा का मतलब चॉकलेट सुरक्षित नहीं है। अगर फिर क्या किया आपकी मम्मी? आपको बजाई। क्या की? बजाई मतलब समझे ना, छीन के खाते हो। फिर अगले दिन आपके छोटे भाई बहन को फिर आपकी मम्मी एक चॉकलेट दी। इस बार छीनोगे? बजे हो, अगली बार बजाई आपकी मम्मी, मार खाए हो, तो अगले दिन आप लोग, दूसरे दिन आप लोग चॉकलेट को टच भी नहीं करोगे, उधर देखोगे भी नहीं चॉकलेट है करके। इस बार सेकंड दिन में चॉकलेट रात तक सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित मतलब समझे? सुबह एक चॉकलेट आपकी उसकी मम्मी जेब में डाली थी, रात तक एक चॉकलेट रहेगा पूरा। आया कि नहीं? सुरक्षित मतलब समझे? जितना पहले था अभी भी उतना ही है, उसको बोलेंगे सुरक्षित। वो चॉकलेट का संरक्षण का नियम मैंने बताया। संरक्षण, यहां क्या को हम लोग संरक्षण कर रहे हैं? आवेश संरक्षण का नियम, पहले जितना था अभी भी उतना है। ठीक, आइए
तो देखिए आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण। क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण। अब मेरे को बताइए, तो दो वस्तुओं को रगड़ते थे, बोलते थे, सुनिए तो इधर इधर देखिए सब लोग, दो वस्तुओं को रगड़ते थे, बोलते थे इसमें ऋण आ गया, क्या ऋण पैदा हो गया? यहां ऐसे रगड़ के इधर बोलते धन उत्पन्न हो गया, धन पैदा हुआ, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है नया। इलेक्ट्रॉन का हेरफेर, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर कूद गया तो ये ऋण आवेशित, ये धन आवेशित। समझ में आया? तो क्या इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गया? क्या कहीं का धन आवेश ऋण आवेश नहीं हुआ नष्ट? ना तो नष्ट कर पाओगे ना तो उत्पन्न कर पाओगे। केवल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर इस परमाणु से उस परमाणु में कूदेगा, उस परमाणु में से उस परमाणु में कूदेगा। आया कि नहीं आया बात समझ में? यही है आपका क्या? आवेश संरक्षण का नियम। मतलब जितना आवेश है पहले से उतना ही आवेश अभी भी है, बस क्या हो रहा है पता है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, बस आवेश उतना ही है, ना तो नष्ट करे ना तो उत्पन्न। समझ में आ गया ना? ये है। और देखिए इस चीज को थोड़ा सा एग्जांपल आप लोग इसको घर में भी कर सकते हैं। पता है ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है क्या? रेशम का कपड़ा। क्या? रेशम का कपड़ा। और ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हो ये क्या है? कांच की छड़ है। क्या है? कांच की छड़। जब रेशम का कपड़ा लोगे और कांच का छड़ लोगे, इस प्रकार से रब करोगे, इस प्रकार से घर्षण करोगे, इस प्रकार से रगड़ोगे, तो क्या होता है पता है आपको? यहां पर देखिए ये जो कांच का छड़ है ना, ये धन आवेशित हो जाता है, और ये रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। तो क्या ऐसे बोलोगे कांच के छड़ में धन आवेश पैदा हो गया? नया लाइक आ रहे हो क्या कहीं से? या तो ये रेशम के कपड़े में ऋण आवेशित पैदा हो गया, नया उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग। उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता है आपको? इधर देखो, ये जो कांच का छड़ है ना, देखो यहां का जो इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन कूद करके कहां आ गया? बताइए कहां आ गया? इधर इधर ध्यान देंगे। कांच के छड़ का इलेक्ट्रॉन कूद के कहां आ गया? रेशम के कपड़े में। तो रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आया तो ऋण आवेशित तो होगा, और ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, प्रोटॉन उतना ही था जितना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये कांच का छड़ क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो इस प्रकार से चीजें होती है, घर में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या मैंने बोला? आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, अब पूरी बात को समझेंगे आप लोग बचपन में। कब? जब आप लोग बचपन में छोटे थे। अब बचपन में क्या होते हैं? कोई बड़े होते हैं क्या? छोटे ही होते हैं ना, समझे? जब आप लोग बचपन में छोटे थे ना, तो अपने दोस्त लोग को जादू दिखाते थे। क्या करते थे? मस्त तैयार वैयार होके जाते थे स्कूल, है ना, मस्त तैयार वैयार होके जाते थे, पेन पकड़ते थे। वो पता है, वो मैं गर्ल्स लोगों का बोल रहा हूँ, वो लोग क्या देख रहे हो? गर्ल्स लोगों का बोल रहा हूँ। जैसे गर्ल्स लोग का थोड़ा ज्यादा ज्यादा बाल है ना, वो लोग भी जादू दिखाते थे जब छोटे थे। क्या करते थे? पेन को ऐसे पकड़ते थे, ऐसे ऐसे रगड़ते थे। देखो ऐसे रगड़े, 4-5 मिनट तक रगड़ते थे। अगर छोटे क्लासों में अगर जमीन में बैठे हो तो धूल के कण होंगे, या तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा बना दोगे और ऐसे रगड़ के पेन को उसके ऊपर लेके जाने से ना, वो कागज का टुकड़ा छोटा छोटा एकदम टुकड़ा या तो धूल का कण इस पर क्या हो जाता था? चिपक जाता था। क्या हो जाता था? चिपक जाता था। अब समझ में आ रहा होगा कारण क्या है? आवेश का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। और कौन से इलेक्ट्रॉन का? मुक्त इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। अब कारण समझ में आ रहा होगा। ये जो रगड़ के चिपका देते थे आप लोग, आया कि नहीं आया बात समझ में? अब सुनो, वो जो लड़के से रगड़ती थी, वो देखो एक तीर दो निशाना। क्या? एक तीर दो निशाना। गर्ल्स लोगों को पूछो क्यों? ऐसे रगड़ के जादू भी दिखा दी, यहाँ जू होगा, रगड़ा भी क्या, खुजली। देखो क्या क्या गलत है? ये नॉर्मल चीजें हैं यार, हम लोग भी कर सकते हैं। मेरे को भी खुजली हो रहा है तो मैं ऐसे से कर सकता हूँ। देखो जादू, इधर भी मजा आ गया, इधर भी मजा आ गया, ऐसा है। आइए, ठीक है। अब इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर एक लड़की देख रही होगी, क्या करी? कॉम, कंघी कर रही है। अब बात आते हैं किसमें धन किसमें ऋण, है ना। तो देखो ये जो कंघी होता है ना, इस कंघी में कौन सा आवेश आ जाता है? इस कंघी में ऋण आवेश आ नहीं जाता। हम लोग बोलते हैं, देखो बोल देते हैं, अरे इसमें धन आवेश आ गया, तो धन आवेश आता है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन जाता है, याद रखिए, स्थानांतरण होता है। ये ऋण आवेशित हो गया और बाल क्या हो गया? धन आवेशित। तो अब मेरे को बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुआ होगा? सिर के बाल से कंघी में आई कि नहीं आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, तब ये ऋण आवेशित हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये धन आवेशित हो गया। आई कि नहीं आई बात सबको समझ में? क्लियर है? तो इस प्रकार से होता है, फिर ऐसी सारी चीजों को चिपका लेता है। ठीक, सारी चीजों को मतलब छोटे छोटे कणों को, धूल के कणों को। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है इसमें, वही चीज जो मैंने आपको समझाया। कंघी को बालों से रगड़ते हैं और कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर लाते हैं, जिससे कागज के टुकड़े कंघी में क्या हो जाते हैं, चिपक। जादू, जादू नहीं, आवेश। जादू नहीं, क्या, आवेश। क्लियर है? तो चलिए अब आपको यहां सीखने मिलेगा आवेश का परिभाषा। अभी आवेश का, अभी देखो, अभी तक देखिए, अभी तक विद्युत धारा नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं चैप्टर का, है ना। आइए क्या पढ़ेंगे अभी, आवेश। इतना सारा सब तो जान लिया आवेश के बारे में, कैसे एक से एक में जाता है, एक में आता है, तो पता चल गया। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण, क्या आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युतीय रूप से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। बातें आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आकर्षण और प्रतिकर्षण, इधर देखिए सारे बच्चे अच्छे से। कोई आपको बोलेगा आवेश क्या है तो मत बोलना कोई सामान है आवेश, ये आवेश ऐसे सामान नहीं है, गुण है वो। क्या है? गुण है। ध्यान देंगे बात को। इसको मैं थप्पड़ मार दिया पट से, गुस्सा हो गया लाल, मेरे को कैसे मार दिए? तो एक गुस्सा क्या है, सामान है कोई सा? उस जल्दी से गरम, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, वो उस व्यक्ति का गुण है, इसलिए उसका शादी नहीं होता। पोपटलाल, आई कि नहीं आई बात सबको समझ में? तो यही है, आई सबको बात समझ में कि नहीं आई? जो गुस्सा एक प्रकार का गुण होता है ना, कि कोई सामान होता है। ऐसे बोलोगे क्या हो, गुस्सा 2 किलो दो, तो ऐसा बोलते हो क्या, गुस्सा 2 किलो देना, तो ये नहीं, गुण है वो। तो उसी प्रकार से आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है, और वो गुण अगर आ गया किसी में, जैसे कि गुस्सा वाला किसी में गुण आ गया, मारपीट पक्का, लफड़ा करेगा वो, समझे ना। उसी प्रकार से किसी पदार्थ में तो आवेश क्या है, अगर आवेश किसी में आ जाएगा, किसी पदार्थ में, तो उसका गुण कैसे हो जाएगा, या तो किसी को खींच देगा या तो किसी को ढकेल देगा। खींच देगा मतलब या तो किसी को आकर्षित कर लेगा, ढकेल देगा या तो किसी को प्रतिकर्षित कर देगा। आया कि नहीं आया बात समझ में? और मैंने तो अभी बताया आकर्षित वाला, प्रतिकर्षित वाला बताता हूं, सब्र रखो। आकर्षण वाला तो पता चला ना, वो लड़की जो खुजा रही थी ऐसे कंघी, वो आपका पेन से, तो ऐसे करके नहीं हो गया क्या आकर्षण? कंघी में भी तो आया था, देखो ना। अब इस कंघी को लेके जाओगे ना ऐसे धूल के कणों के ऊपर, कागज के ऊपर, तो एक कंघी भी क्या करेगा, उसको खींच लेगा। आई कि नहीं आई बात सबको समझ में? ये है। तो आकर्षण वाला सबको समझ में आ गया। आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, जब वो आ जाता है आवेश। क्या मैंने बोला, आवेश क्या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। सबको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। देखिए, या तो और भी क्या बोल सकते हैं, देखो अगले तरीके से, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्र का अनुभव करता है। तो अभी ये जो दूसरा वाला एग्जांपल है ना, आप लोगों के लिए उतना नहीं है, उसको आगे की क्लासों में पढ़ोगे। क्या मैंने बोला, आगे क्लास, ये वाले को ध्यान देंगे आप लोग, है ना, इस वाले को थोड़ा ध्यान देंगे। तो अभी मैंने करके भी दिखाया एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, समझाया मैंने आपको, क्लियर है? तो अगर किसी में आवेश आ गया मतलब क्या होगा, वो या तो आकर्षित करेगा या तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, खींचेगा या तो ढकेलेगा। ठीक है, आगे आइए। तो हमको पता चल गया क्या पता चल गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। किसी कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े। आवेश 2 प्रकार के। अब देखिए, अभी मैंने क्या आपको बताया था, बोला था तो वादा पूरा करेंगे। आइए, मैंने क्या बताया था, आकर्षण तो मैंने वो बता दिया ना, प्रतिकर्षण वाला नहीं बताया, अभी बता रहा हूं प्रतिकर्षण वाला। देखिए, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। समान आवेश मतलब धन धन और ऋण ऋण। इस वाले में देखो, ये धन आवेश, ये धन आवेश, ये आप देखो ऐसे सीधा अगर किसी को लटकाया ऐसे सीधा, ये अगर ऐसे हो गया तो एक दूसरे से दूर जाना चाह रहा है। ये नीचे वाला हाथ, ये हाथ का ये मेरा नीचे वाला हिस्सा कोहनी, ये ऐसे सीधा नॉर्मल, अगर ये कोहनी ऐसे दूर चले गया मतलब एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहा है, दूर जा रहे हैं। अगर ऐसे लटकाया हो, कोहनी अगर ऐसे आ गए तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, आइए तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। ये चित्र को देख कैसे नहीं लग रहा है, ये दोनों धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब दूर जाएंगे, क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। मतलब क्या बोल सकते हैं, समान समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, दूर जाते हैं एक दूसरे से। यहां भी देख लीजिए, ऋण ऋण में ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी देखिए एक दूसरे से दूर हट रहे। तो ऋण ऋण भी समान आवेश है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। अगला देखिए, ये तो समान आवेश था, अगला क्या है, विपरीत। मतलब समझते हो, धन है तो ऋण, या तो ऋण है तो धन। तो क्या यहां लिखा है, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, एक दूसरे की ओर खींचे चले आएंगे।
चिपक जाएंगे जाके। आइए तो यहाँ पर देखिए इस वाले चित्र में ये धन है ये ऋण है, ऐसे नहीं लग रहा है ये इधर आना चाह रहा है ये इधर आना चाह रहा है, आ रही कि नहीं एक दूसरे की ओर। तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण का बल। यहाँ पर पहले वाले में क्या था? प्रतिकर्षण का बल। आ गई बात सबको समझ में? तो ये किसके कारण हो रहा है यार? ये आकर्षण आकर्षण, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण, आवेश की वजह से। ठीक है, जिससे पदार्थ क्या हो रहा है? खींचा चला आ रहा है या एक दूसरे से दूर जा रहा है, आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। क्लियर है? उम्मीद है सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। हमारे पास और भी आगे पेजेस हैं, देखो अगला है आवेश से संबंधित कुछ जानकारी, छोटा मोटा नॉलेज है आवेश से रिलेटेड, है ना, जिसको देखते हैं। देखो पहला क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। देखो कई लोग उसको कूलम पढ़ते हैं, कई लोग उसको कूलम्ब पढ़ते हैं, कई लोग उसको कूलम पढ़ते हैं। तो देख लेना हिंदी का उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसा भी पढ़ोगे सही है। तो क्या मैंने बोला, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब है। आपको पता है ये जो आप देख रहे हो ना, इन्हीं का नाम है कूलम्ब, इन्हीं का नाम कूलम्ब है। और इन्होंने क्या किया था पता है? आवेश से रिलेटेड, आवेश से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए थे। क्या किए थे इसने? ये जो वैज्ञानिक है आवेश से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो इनकी याद में जो आवेश का मात्रक है क्या दे दिया गया? आवेश का मात्रक का नाम कूलम्ब दे दिया गया। याद हो जाएगा आप सबको? कूलम्ब क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने आवेश से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है इन्हीं के नाम से दे दिया गया है। क्या? कूलम्ब। याद रखेंगे। सेकंड नॉलेज, सेकंड जानकारी आवेश से रिलेटेड, आवेश को क्या से व्यक्त करते हैं? कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से व्यक्त करेंगे। क्या मैंने बोला? आवेश को या तो कैपिटल क्यू से व्यक्त करेंगे या तो स्मॉल क्यू से। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? कितना कूलम आवेश होता है? क्लियर है? तो याद रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 का घात ऋण 19 कूलम। और सामने में कौन सा चिन्ह? ऋण। क्यों ऋण? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। क्लियर है? तो क्या मैंने बोला, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण 1.6 गुणा 10 का घात ऋण 19 कूलम। देखो कूलम आया ना, आवेश का मात्रक, ऐसा ही मात्रक। अब प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर आवेश, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है प्रोटॉन पर भी सेम है, लेकिन क्या फर्क है? ये ऋण आवेशित होता है तो ये धन आवेशित है, मात्रा तो सेम है, बराबर है। ठीक है, अगला। अब एक चीज बात को ध्यान देंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार, इधर थोड़ा समझेंगे। अरे जाओ तो 1 दर्जन केला लेके आना, आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? सबको समझ में? जाओ तो यार 1 दर्जन केला लेके आना। तो 1 दर्जन केला लेने भेज रहा हूं, इधर 1 दर्जन केला लेने भेज रहा हूं। अरे तो कितना केला आएगा यार उसके अंदर? 12 तो आएगा। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मैं बोल रहा जाओ तो यार अचार बनाना है नींबू का, 1 सैकड़ा लेके आना अचार। तो 1 सैकड़ा में कितना ठो लेके आओगे? 100 ठो लेके आओगे ना? बस थोड़ा समझना। उसी प्रकार से 1 कूलम आवेश में कितना? अगर मैं बोलूंगा अरे मेरे जेब के अंदर में 1 कूलम आवेश, जैसे मैं बोलूंगा मेरे पॉलिथीन मेरे पास एक वो है, झोला है, थैला है, एक थैला है मेरे पास, उस थैले में 1 दर्जन केला है, तो केला की संख्या कितना होगा? 12। मैं बोलूंगा मेरे पास एक पॉलिथीन है, उसके अंदर में 1 सैकड़ा नींबू है, तो कितना ठो नींबू होगा यार? 100। ठीक उसी प्रकार से मैं बोलूंगा मेरे पास एक बैग है, उसमें 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम है, तो उस 1 कूलम में कितना ठो इलेक्ट्रॉन होगा पता है आपको? 6 गुणा 10 का घात 18। इतने सारे, ये आपको छोटा सा लग रहा होगा, सुनो 6 और घात में कितना? 18 में तो 18 ठोक जीरो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तब उसको क्या बोलेंगे पता है? 1 कूलम। आया बात समझ में? जब 12 ठोक केला आएंगे साथ में 1 दर्जन, जब 100 ठोक नींबू आएंगे 1 सैकड़ा। आया कि नहीं आया सबको समझ में? ऐसे ही जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 कूलम। आया कि नहीं आया बात समझ में? ये है। तो क्या छोटा मोटा दिख रहा है क्या? इतने सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? 1 कूलम आवेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी किससे रिलेटेड? आवेश से संबंधित, है ना, आप लोग याद रखेंगे। अब देखो इतना कठिन परिश्रम या तो तपस्या के बाद अब हम लोग कहीं जाके पहुंचे हैं विद्युत, जो चैप्टर का मेन हेडिंग है बेसिकली, है कि नहीं है? अब पहुंचे। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे।
आवेश, है ना। तो आइए, तो देखो विद्युत दो टाइप के होंगे, एक स्थिर विद्युत होता है और एक धारा विद्युत होता है। सुनो, तो स्थिर मतलब क्या लग रहा है, पत्थर टाइप कैसे रुका रहेगा। और आप लोगों को पता है ये सब चीज जो मैंने बताया, जो आवेश आ गया आवेश गया, जो भी धन ऋण जो भी बोलते हो आप लोग, एक ही कारण है, बताओ वो कौन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। मुक्त इलेक्ट्रॉन कूदे कहीं जा रहा है, ये सब चक्कर है, उसी की वजह से हो रहा है। तो अब मेरे को बताओ, स्थिर विद्युत मतलब कुछ तो चीज होगा जो अपने जगह में क्या होगा, रुका रहेगा। और वो कौन रुका रहेगा पता है, वही आपका आवेश, वही आपका आवेश। तो क्या होगा, स्थिर विद्युत में आवेश क्या रहता है, रुका रहता है, एक ही जगह में रहता है, विरामावस्था में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत। और आपको पता है ये जो अभी रगड़ने वाला बात चल रहा था ना, क्या मैंने बोला, जब दो वस्तु को रगड़ देते हैं तो एक धन आवेशित हो जाता है, एक ऋण आवेशित हो जाता है, क्लियर है। तो वो गति नहीं करता, वो आवेश, क्या बोल रहा हूं इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, क्या मैं बोल रहा हूं, जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है ना, एक धन आवेशित हो जाता है, एक ऋण आवेशित हो जाता है, तो वो जो धन आवेशित ऋण आवेशित वो आवेश आपस में गति नहीं करता है, वो क्या में रहता है, स्थिर रहता है। तो जितना जो रगड़ने वाली बात हुई थी, घर्षण वाली, वो सब कौन से विद्युत के अंतर्गत आएगा, वो सब आपका स्थिर विद्युत के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, वहां पर आवेश क्या है, रुका हुआ है, वहां पर आवेश क्या है, रुका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत। वो कंघी वाला भी स्थिर विद्युत, ये आपका रेशम का कपड़ा और कांच का छड़, ये भी आपका स्थिर विद्युत। आ गई बात को सबको समझ में, ये सब स्थिर विद्युत है। अब बात आगे आती है धारा विद्युत, ये तो आपका काम है यार, इस पे फोकस करो, फोकस इस पे करो, ये पढ़ना है ना। चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम स्थिर विद्युत था कि धारा विद्युत, या तो विद्युत धारा बोल सकते हो, विद्युत धारा था, तो इस पर फोकस करना है आपको, ये तो समझ गए, इस पर फोकस करो। धारा विद्युत मतलब सुनो तो, एक चीज मेरे को बताओ, ऐसा सुनियो आप लोग, अरे देखो तो जल की धारा, सुनो तो, जब एक कटोरा में पानी रखते हो तो ऐसे बोलते ए जल का धारा, बेवकूफी, वहां तो रुका हुआ है, वो स्थिर जल है। वो कब बोलते हो जल की धारा, जब तेजी के साथ पानी बहता है, तो कुछ चीज बह रहा है, कुछ चीज गति कर रहा है, तब तो उसको जल धारा बोलते हो यार, फालतू में धारा जोड़ दिए क्या। जब गति कर रहा है तो मतलब क्या समझ में आया, धारा विद्युत, धारा विद्युत में आवेश क्या करता है, गति करता है, ऐसे बोलते हैं ना जलधारा, जल की धारा, स्पीड से चल रहा है पानी, वैसा। तो धारा विद्युत मतलब, विद्युत मतलब एक प्रकार का आवेश ही है, जब आवेश क्या करता है, गति करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग धारा विद्युत कहते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, उम्मीद है ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया धारा विद्युत, अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो ठीक है, स्थिर विद्युत रगड़ वगड़ के घर्षण करके बता दिया आप, उसमें गति नहीं करे सर, धारा विद्युत आवेश दौड़ेगा, अब क्या करेगा, अब सुनो पूरे चैप्टर भर में आवेश को भगाओ, आवेश दौड़ते रहेगा अब एनी टाइम। अब वो कहां मिलेगा पता है आपको, ये देख रहे हो आप लोग, सेल लगा हुआ है, वायर है, फिर वायर से कौन कनेक्ट है, कौन जुड़ा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और बल्ब जल रहा है यार, उजाला दे रहा है बल्ब, क्यों नहीं देगा, नया बैटरी है ना, उजाला दे रहा है, ये उजाला दे रहा है। तो अब सुनो, अब मैं कॉन्सेप्ट आगे भी है बट यहां पर सुनो, यहाँ पर जो तार में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये छोटा छोटा डॉट डॉट देख रहे होंगे, वो गति कर रहे होंगे, पता नहीं ऑनलाइन वाले को दिखाई देगा कि नहीं। देखो ये जो तार है ना पीले कलर का कॉपर का, इसके अंदर में ना ब्लू ब्लू कलर के हैं डॉट, क्या है, मैं एक बना देता हूँ, एक एक ब्लू कलर का बना देता हूँ, है ना, वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, किस दिशा में गति कर रहे हैं, इस दिशा में, ये देखो बैटरी के धन साइड जा रहे हैं मेरे हिसाब से, इधर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के कौन से सिरे की तरफ जा रहे हैं, धन सिरे की ओर, इस प्रकार से गति कर रहे हैं। तो मतलब समझ में आ गया क्या है रीजन। विद्युत धारा में सुनिएगा, विद्युत धारा में आवेश क्या होते रहेगा, गति होते रहेगा, तभी उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। उम्मीद है सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा। तो अभी पहुंचे हम लोग 1 घंटे के बाद चैप्टर के नाम की ओर, बस ठीक है, आइए क्लियर है। तो इस अध्याय में हम धारा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है, मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो धारा विद्युत बोलो या तो विद्युत धारा बोलो, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्या मैंने बोला, अगले क्लास में इसका नॉलेज लेंगे, क्लियर है, कल
जो कि कल होगी क्लास। क्लियर है? तो उम्मीद है सारे बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट है विद्युत धारा का, स्टार्टिंग का, जो सबको पता होना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट, आवेश का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और इधर ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।